हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीपीपी नंबर 13 जो चैप्टर 4 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ आरसीएस प्रोग्राम, की जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसका ओल्ड नेम क्या है। तो पहले उसको जो इनिशियली स्टार्ट किया था तो किस नाम से बोला जाता था, फैमिली प्लानिंग। और कह रहा है व्हेन वाज इट इनिशिएटेड इन इंडिया, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। तो फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी, इनिशिएट हुई थी इंडिया में 1951 के अंदर। सेकंड कह रहा है वाई आर स्पर्मिसिडिकल क्रीम्स यूज अलोंग विद द फीमेल बैरियर लाइक डायफ्राम। तो फीमेल बैरियर रहता है जो पतली थिन सीथ का बना रहता है डायफ्राम, उसके साथ ये स्पर्मिसिडिकल क्रीम्स भी यूज़ करते हैं। तो वो क्यों यूज़ करते हैं, तो वो क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रसेप्टिव एफिशिएंसी ऑफ द बैरियर, कि उनकी कॉन्ट्रसेप्टिव एफिशिएंसी है ओवरऑल, जो उनकी पावर है प्रिवेंट करने की स्पर्म ओवम की मीटिंग, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, जो कॉन्ट्रसेप्टिव वैल्यू है उनकी वो इंक्रीज हो जाए। फिर कह रहा हूँ वट टर्म इज़ गिवन टू द मेथड ऑफ ART, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैं स्पेशलाइज, उनमें से क्या टर्म देंगे, इन विच, कौन सी टेक्निक में, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, जिसमें एक स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं विद इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो उसके लिए ART में वो क्या टर्म है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन कर दिया, इंजेक्ट कर दिया उसको। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। फिर फोर्थ कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है, ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट, फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल एस्पेक्ट हैं रिप्रोडक्शन के, उनका उनमें टोटल वेलबींग होना ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि मेंशन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एप्लीकेशन बतानी है ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एप्लीकेशन क्या बताएं। तो पॉजिटिव एप्लीकेशन तो क्या है कि एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, फ्लूइड निकालते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें कुछ सेल्स मिल जाती हैं, फीटल सेल्स, तो उनका क्रोमोजोम पैटर्न पता लगाते हैं उन सेल्स का। तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होगा फीटस का, वो हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं उसका कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव एप्लीकेशन क्या है एमनियोसेंटेसिस की, कि एमनियोसेंटेसिस का यूज़ किस लिए करते हैं, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके लिए करते हैं। और वो अगर पता चल जाए फीमेल फीटस है तो उसको क्या करा देते हैं, फीमेल फीटिसाइड करा देते हैं, उसका अबॉर्शन वगैरह करा देते हैं। तो ये उसकी नेगेटिव एप्लीकेशन है विच इज़ यूज फॉर सेक्स डिटरमाइन। फिर आता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रेज द मैरिजेबल एज ग्रुप, एज बढ़ाई है फीमेल के लिए 18 ईयर एंड दैट ऑफ मेल 21 ईयर। तो सजेस्ट वन मोर मेजर, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज, कि ओवरऑल पॉपुलेशन, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रोकने के लिए। एक तो ये किया है फीमेल्स की और मेल्स की जो मैरिजेबल एज ग्रुप है वो इंक्रीज़ किया है 18 और 21। बट इसके अलावा एक और मेजर्स क्या हो सकता है कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिली, उनको प्रमोट करना चाहिए उन कपल फैमिलीज, स्मॉल फैमिलीज को। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। उसके अलावा कह रहा है वाई इज़ द पीरियड बिटवीन डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। जो डे है बिटवीन 10 टू 17 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो फर्टाइल पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, ओवल्यूशन होता है। तो ओवम रिलीज हो रहा है तो उसी टाइम फर्टिलाइजेशन होने के चांस भी क्या मिलेंगे, मैक्सिमम, इसलिए उस टाइम पीरियड क्या बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड। तो कह रहा है ओवल्यूशन अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इसके 10 टू 17 के इन बिटवीन, ovulation occur during this period and chance of fertilization are also very high, hence this period, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, कौन सा टाइम पीरियड, फर्टाइल पीरियड। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनमें एक मेथड है बैरियर मेथड। तो उसका वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बैरियर मेथड में ये यूज़ करते हैं कंडोम्स, डायफ्राम, वोल्ट, ये सारे। तो इन दिस मेथड उसमें मेन प्रिंसिपल क्या है कि ओवन एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद ईच अदर, क्यों फिजिकली मीट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उनके बीच में बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिजिकली मीट ही नहीं कर पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उससे भी हम कॉन्सेप्शन से बच सकते हैं। तो वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। फिर नाइन्थ कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्डोम्स, उनके यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं।
तो एक एडवांटेज तो क्या है कि दे एक्ट एज ए बैरियर फॉर, जो क्या प्रिवेंट करेंगे मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, और क्या प्रिवेंट कर देंगे कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देंगे। दूसरा क्या, दे आल्सो प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी, की जो भी ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं, उनसे भी वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये उसके एडवांटेज हैं उनको यूज़ करने के। फिर आता है कि गिव 2 रीजन्स वाई ए पर्सन इन्फेक्टेड विद ए विनीरियल डिजीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या विनीरियल डिजीज है, या वो तो कह रहा है गिव 2 रीजन्स वाई ए पर्सन इन्फेक्टेड विद विनीरियल डिजीज डज नॉट गो फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, क्यों टाइमली डिटेक्ट क्यों नहीं करा पा रहा और उसको ट्रीट क्यों नहीं करा पा रहा। तो उसमें 2 रीजन्स क्या है, पहला तो क्या कि अर्ली सिम्टम्स हैं वो कम रहते हैं, तो द अर्ली सिम्टम्स ऑफ वेनीरियल डिजीज आर लेस सिग्निफिकेंट एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। दूसरा क्या, जो सोशल स्टिग्मा अटैच है इन डिजीज से रिलेटेड, के लोग बताते नहीं हैं इस ऐसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हो जाए तो उस कंडीशन में। तो ये दो हैं कि अर्ली सिम्टम्स लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, दूसरा उससे सोशल स्टिग्मा उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मेंशन करो एनी 2 इवेंट्स दैट आर इनहिबिटेड बाय द इनटेक ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड ह्यूमंस, कि 2 इवेंट बताओ जो इनहिबिट हो जाएंगे। कब इनहिबिट हो जाएंगे, जब किसका इनटेक करें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, जो क्या प्रिवेंट करेंगे, प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर देंगी। तो दो कौन कौन से इवेंट इनहिबिट हो जाएंगे, पहले तो ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाएगा, फिर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, तो ओवम रिलीज ही नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज़ एमटीपी, एमटीपी में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको डिफाइन करो। तो एमटीपी रेफर टू इंटेंशनली और वॉलेंट्री जो टर्मिनेशन करा लेते हैं प्रेगनेंसी का इच्छा से, तो वो क्या बोला जाता है, एम एम बिफोर फुल टर्म, फुल्ली डेवलप होने से पहले ही वो क्या बोला जाता है, एमटीपी। फिर कह रहा है व्हेन वाज एमटीपी लीगलाइज बाई इंडियन गवर्नमेंट, कौन से ईयर में उन्होंने लीगलाइज कर दी थी एमटीपी को, तो ये कौन से टाइम पे लीगलाइज की थी उन्होंने, 1971 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थी, उनके साथ लीगलाइज किया था इसको। फिर कह रहा है, और गवर्नमेंट एज इंटेंशली इम्पोज स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस फॉर एमटीपी इन आवर कंट्री जस्टिफाई गिविंग रीजन, कि इस एमटीपी करा तो सकते हैं लेकिन उसकी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रखी हैं उसको जस्टिफाई करना है। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों है, द रेस्ट्रिक्शंस आर मेनली टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स, कि जो फीमेल फीटस मिल जाए तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं, तो वो गलत है। तो उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए इलीगल प्रैक्टिसेस को, उस पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है कि एमटीपी कुछ स्पेशलाइज केस में ही करा सकते हैं। Rather name 2 STD sexually transmitted disease that do not specifically affect the reproductive organ, कि जो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती, वहाँ से फैलती हैं बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इतना अफेक्ट नहीं करती, एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, कि वो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड से भी फैल सकती है। तो वो कौन कौन सी हैं, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, तो ये दोनों ही के वायरस हैं वो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड से भी एक से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर कह रहा है मेंशन द एज ग्रुप वेयर एसटीडीज आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई, जहाँ पे एसटीडी रिपोर्ट होने के सबसे हाई चांसेस रहते हैं, तो वो एज ग्रुप कौन सा है, 15 to 24 ईयर्स इज द मेन एज ग्रुप। फिर कह रहा है नेम 2 एसटीडीज दैट आर नॉट क्योरेबल, कि जो अभी तक इतने अच्छे से क्योरेबल नहीं है, तो उनमें कौन है, 3 है वैसे तो, एड्स, जेनाइटल हार्प्स और हेपेटाइटिस बी, तो ये तीनों अभी इतनी हाई लेवल पे क्योरेबल नहीं है, फुल्ली क्योरेबल नहीं है। फिर कह रहा है आफ्टर ए सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइज किया, लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन क्या करवाया, उसके बाद क्या कह रहा है, द फर्टिलाइज एग बिगिन टू डिवाइड, फर्टिलाइज एग डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। फिर कह रहा है वेयर इज़ द एग ट्रांसफर्ड बिफोर इट रीच द 8 सेल स्टेज, कि वो जो डेवलपिंग एग है वो भी 8 सेल स्टेज का भी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एंड व्हाट इज़ द टेक्निक टर्म, तो अगर वो 8 सेल या इससे भी कम का है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्टली इनटू फैलोपियन ट्यूब। फिर वो अपनी डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब से आगे वो डिवाइड करता करता कहाँ रीच करेगा, यूट्रस तक पहुँचेगा और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो कह रहा है इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, दिस टेक्निक इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट बोलेंगे, कि इन विट्रो में कौन सी टेक्निक है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर ये ब्लास्टोमेर से 8 सेल से ज़्यादा का होता, उसको उस कहाँ डायरेक्टली डाल देते हैं, यूट्रस के अंदर, तो वो क्या बोला जाता, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र वो बोला जाता। फिर कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल कोज ऑफ इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन मेल्स, स्पेशलाइज मेल से पूछ रखा है, मेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो मेल्स में क्या हो सकते हैं भाई, मे बी ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल,
कि मेल पार्टनर ने इंसेमिनेट ही ना कर पाए फीमेल को। सेकंड क्या हो सकता है कि वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेशन, की जो मेल में स्पर्म काउंट है वो क्या है, बहुत ही लो है, उस स्पर्म की मोटिलिटी है वो लो है, तो उस केस में भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। फिर कह रहा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCH प्रोग्राम, की जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम्स क्या हैं उनके। तो एक तो क्या था कि क्रिएट करनी है अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, की उससे रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स पॉइंट्स के बारे में उनको बताना है। सेकंड क्या था कि प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, तो अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिकल स्टाफ है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब वेल एस्टेब्लिश होने चाहिए। तो बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी अचीव की जा सके। तो वो मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कितनी थी, अराउंड 350 मिलियन के आसपास थी, 35 करोड़ के आसपास थी, 350 मिलियंस। कह रहा विच एक्सप्लोडेड टू ओवर 1 बिलियन बाई May 2000, कि May 2000 आते आते वो कितनी हो गई, 1 बिलियन के आसपास हो गई। तो कह रहे लिस्ट एनी 2 रीजन्स फॉर द राइज इन पॉपुलेशन एंड एनी 2 स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट टू चेक दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा, लिस्ट एनी 2 रीजन्स फॉर दिस राइज इन पॉपुलेशन, कि इतनी ज़्यादा जो इंडिया की पॉपुलेशन है 350 मिलियन से 1 बिलियन रीच कर गई 2000 में, तो उसके राइज होने के मेन 2 रीजन्स बताने हैं। तो उसके राइज होने के मेन 2 रीजन्स क्या थे, फर्स्ट तो क्या था कि देर इज़ रैपिड डिक्रीज हो गया इंडिया में डेथ रेट में। कौन सी डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो डिक्रीज हो गया क्योंकि ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गई। दूसरा इसका रीज़न क्या था कि देर इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज, की जो रिप्रोड्यूसेबल एज ग्रुप है तो इंडिया में वो नंबर ऑफ पीपल जो रिप्रोड्यूसेबल एज ग्रुप में है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज होने लग रही है। तो 2 मेन रीज़न इंक्रीज होने की पॉपुलेशन ये है। उसके बाद पूछा एंड एनी 2 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि इनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो पहला तो एक तो क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या रेज कर दिया था कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप है वो इंक्रीज़ कर दिया था, फीमेल के लिए कितना 18 ईयर एंड दैट ऑफ मेल के लिए कितना 21 ईयर, ये फिक्स किया था। दूसरा गवर्नमेंट और भी क्या करती है, इंसेंटिव्स देती है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली, उनको प्रमोट करती है। इसके अलावा और गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के तरीके भी यूज़ करती है कि वो प्रिंट मीडिया में, ऑडियो विजुअल में अलग अलग तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती रहती है, तो वो भी एक तरीका है। बट मेन 2 तरीके जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किए वो आप ये लिख सकते हो। और इंक्रीज़ होने के 2 मेन रीज़न क्या है कि ओवरऑल डेथ रेट कम हो रहा था, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट भी, क्योंकि इंडिया में टेक्निक्स जो हैं वो धीरे धीरे अच्छी इंप्रूव हो रही थी। दूसरा जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में इंडिविजुअल हैं इंडिया में उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। और ये 2 ऑब्जेक्टिव याद करने हैं RCH प्रोग्राम के, कि अवेयरनेस क्रिएट करना है पीपल्स में अबाउट द वेरियस जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनको समझाना है, और दूसरा बेस्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप हो सके।